मैंने जब शुरुआत की थी सन 1999 में, ये शुरुआत था एक तरह से टीवी चैनल्स का। तब ये शुरुआत थी वैश्वीकरण की। जो एल्गोरिदम बेस्ड कंटेंट का अभी नया ट्रेंड हो गया है, क्या इससे लोग एक बबल में बैठ गए हैं? मुझे ये लगता है कि लोग जो है वो अपने अपने इको चेम्बर चुन लेते हैं, जहाँ पर आप सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनना चाहते हैं। इस टाइम पे इन्फॉर्मेशन किसी भी उससे मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेस हैं, तो उसकी जगह ये इन्फॉर्मेशन लेसनेस की तरफ हमको लेता जा रहा है। साथ में लोकतांत्रिकरण हुआ है खबरों का। किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल पे या अखबार पे आश्रित नहीं है कि आपको वही खबर देंगे। हिंदी पत्रकारिता को अंग्रेजी पत्रकारिता से अलग देखा जाता था, तो क्या आज की तारीख में उसमें कुछ अंतर आया है? वो फ़र्क हमेशा रहा कि हिंदी को आपने अंग्रेज़ी से कमतर माना। जो पैसे दिए जाते थे अंग्रेज़ी चैनल्स में या अंग्रेज़ी अखबार में और हिंदी पत्रकारिता में, वहाँ भी फ़र्क था और अभी भी है। नमस्कार, वीर भारत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्तिका गोटवाल और आज प्रणाम उद्दंडमार्तन के इस विशेष अवसर पर, जब हम हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं, हमारे साथ हैं एक प्रतिष्ठित और सशक्त मीडिया की आवाज़, नगमा सहर जी। लगभग 2.5 दशकों के अपने पत्रकारिता जगत के करियर में उन्होंने अलग अलग शो जैसे हम लोग, सलाम ज़िंदगी और अंतर्राष्ट्रीय विषयों को आम जनता तक पहुंचाने के अपने कार्यक्रमों से लोगों को और पत्रकारिता को नई दिशा दी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैम, जैसा कि आप जानती हैं कि उद्दंडमार्तन ने 200 साल पूरे किए हैं, साथ ही हिंदी पत्रकारिता ने भी 200 साल पूरे किए हैं। तो जैसे कि शुरू हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के समय से, उसके बाद स्वतंत्रता मिली, फिर इमरजेंसी और अलग अलग चीज़ों को पार करते हुए अब सोशल मीडिया का ट्रेंड, डिजिटल मीडिया का ट्रेंड आ चुका है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? ये पूरा दौर बहुत दिलचस्प रहा है और बहुत सशक्त करने वाला रहा है। मैंने मीडिया, ख़ास करके हिंदी पत्रकारिता की इस पूरे सफ़र को देखा है। मैंने जब शुरुआत की थी सन 1999 में, तो ये शुरुआत था एक तरह से टीवी चैनल्स का और तब ये शुरुआत थी वैश्वीकरण की। ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था, उसके बाद जिस तरह से विदेशी इन्वेस्टमेंट्स, निवेश यहाँ पर आ रहे थे, 24 घंटे के चैनल खुल रहे थे। उससे पहले दूरदर्शन होता था और लोगों के पास वो विकल्प नहीं था कि वो समाचार कहाँ से और हासिल करें। अखबार थे, हिंदी अखबार बहुत सशक्त थे और उसका भी एक अलग अलग दौर गुजरा है। जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो उसमें जो हमारी भाषीय पत्रकारिता और जो हिंदी अखबार थे, उन्होंने लोगों को जोड़ने का, उन तक खबरों को पहुँचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। लेकिन उसके बाद का जब दौर था, जब भारत कह सकते हैं कि दुनिया के लिए इतना खुला नहीं था। भारत एक तरह से एक आइसोलेशनिस्ट पावर था और ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था। तो उस वक्त में आपके पास टीवी के तौर पे दूरदर्शन और एक स्टेट कंट्रोल न्यूज़। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और जब 24 घंटे के न्यूज़ चैनल्स आए, उस समय हिंदी पत्रकारिता और ख़ास करके टीवी चैनल्स के लिए भी एक बहुत ही बड़ा अवसर था। बहुत सारे टीवी चैनल्स हमने खुलते हुए देखे, 24 घंटे के टीवी चैनल्स आए और उसमें जिस तरह से लोग समाचार देखते थे, समाचारों को सुनते थे, तो उनकी वो आदत भी बदली। उनके हाथ में एक बहुत बड़ा यंत्र, वो रिमोट आया और तब उस वक्त ये हुआ कि आपको जो अच्छा लगेगा वो आप देखेंगे, नहीं तो आप फ़ौरन एक रिमोट के ज़रिए उसे बदल सकते हैं। और हम टीवी पत्रकार जो उस समय हमने शुरुआत की पत्रकारिता की, तो हमें भी बहुत इसने सशक्त किया, बहुत आज़ादी भी थी। लड़कियों के तौर पे, ख़ास करके महिला होने के नाते, आपको टीवी चैनल्स ने वो मौका दिया कि आप एक टीम के साथ में उन जगहों तक जाते थे, कैमरा पर्सन साथ होते थे और आपके साथी साथ होते थे, जहाँ पे पहले महिलाएं उतना नहीं जाती थी, क्योंकि अकेले पहले अखबारों में ये था कि आप अकेले जा रहे हैं, आपके साथ टीम नहीं है। तो वो बहुत बड़ी एक आज़ादी दी टीवी जर्नलिज्म ने और धीरे धीरे करके जो इसका फैलाव हुआ है, उसने इतनी बड़ी भागीदारी महिलाओं की भी इसमें बनाई है। तो वो बहुत एक दिलचस्प दौर था। उसमें किस तरह के कंटेंट बाहर से आए, उसके अलावा जो बाहर का निवेश यहाँ पर हो रहा था, वो भी चूँकि इतनी बड़ी आबादी थी हिंदुस्तान में, तो यहाँ के लोग जो देखना चाहेंगे, जो यहाँ का कंटेंट है, वो ग्लोबलाइज हुआ। और उसके बाद का भी हमने दौर देखा है जब अब वो टीवी चैनल्स
एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के सामने खड़े हैं और उनको उनसे चुनौती मिल रही है। और अब सिर्फ निर्भरता टीवी चैनल्स पे या अखबारों पे नहीं है, अब लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं और मोजो की शुरुआत हो गई है जो कि मोबाइल जर्नलिज्म है, जिसने लोगों को और सशक्त बनाया है और दर्शकों को और सशक्त बनाया है कि आप क्या सुनेंगे, क्या चाहते हैं, क्या देखेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा हथियार है लोगों के हाथ में। जी बिल्कुल। अब इंसान जो देखना चाहता है, जिस टाइम पे देखना चाहता है, उस हिसाब से मोबाइल जर्नलिज्म ने हर इंसान को ये भी पावर दे दी है कि हर इंसान अपनी आवाज़ रख सकता है। सिर्फ ये काम जर्नलिस्ट तक सीमित नहीं रह गया है। जैसा कि मैम आपने कहा कि अब हर इंसान अपने हिसाब का कंटेंट देख सकता है, तो जो एल्गोरिदम बेस्ड कंटेंट का अभी नया ट्रेंड हो गया है सोशल मीडिया पे, रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू जो लोग अपना नई नई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो क्या ये एल्गोरिदम बेस्ड कंटेंट लोगों का दूसरी इन्फॉर्मेशन लेना लिमिट कर रहा है? क्या इससे लोग एक बबल में बैठ गए हैं? नहीं, सही कहा बिल्कुल आपने। मुझे ये लगता है कि लोग जो है वो अपने अपने इको चेम्बर चुन लेते हैं जहाँ पर आप सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनना चाहते हैं, और ये सिर्फ आप क्या कंटेंट देखते हैं उस तक ही सीमित नहीं है, आप क्या न्यूज़ कंज्यूम करना चाहते हैं। मैंने ये देखा है कि लोग अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से नतमस्तक हो जाते हैं। और उसमें ये भी है कि अगर मैं राजनीति की बात करूं, सियासत की बात करूं, तो उसमें भी अगर आप एक विचारधारा के हैं कि दूसरे विचारधारा के हैं, इसको सोशल मीडिया ने और भी मजबूती से बांटा है। तो उस तरह के जो बांटने वाले कंटेंट हैं वो बहुत वायरल भी होते हैं, और उसी हिसाब से अगर मैं एक विचारधारा की खबरें देखने लगूं तो मेरे पास वो एल्गोरिदम उसी को बार बार मेरे सामने परोसेगा और मेरे सामने वही चीज़ें आएंगी और मैं वही देखती रहूँगी। तो मुझे तो पता ही नहीं है कि दूसरा जो खेमा है वहाँ क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। सच्चाई उस तरफ की भी हो सकती है और इन सबके बीच में कहीं कोई सच्चाई भी होती है। दोनों पक्ष की कहानी है या तीन पक्षों की कहानी है, तो कई तरह की चीज़ें हैं। हम एक चीज़ को देखकर वहीं तक अपने नज़रिए को सीमित कर लेते हैं, हम एक बुलबुले में रहते हैं और हम बहुत खुश रहते हैं कि हमारी दुनिया जो है वो यही है, क्योंकि जो हम देखना चाहते हैं हमें वही देखते हैं। और ये जो युवा पीढ़ी है उसके साथ और ख़तरनाक हो रहा है। अगर उनको सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, मान लीजिए वो पॉलिटिक्स नहीं देख रहे, लेकिन वो जो देख रहे हैं उनकी दुनिया वही बन जाती है, और वो जो असल दुनिया है वहाँ से कट के एक कृत्रिम दुनिया में, एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं और उसको वो सच्चाई मानने लगते हैं जो उन्हें असलियत से बहुत बहुत काटती है। तो इसमें साथ साथ ये ख़तरा है कि जो पूरा एल्गोरिदम है वो एक ऐसा बड़ा अथाह समंदर है जिसमें आप कहाँ खो जाएंगे पता नहीं है। आपका कंटेंट दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हम कहते हैं कि इस टाइम पे इंफॉर्मेशन किसी भी उससे मिल जाती है, इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेस हैं, तो उसकी जगह ये इंफॉर्मेशन लेसनेस की तरफ हमको लेता जा रहा है साथ में ही। हाँ, आपकी सूचना के स्रोत कहीं ज़्यादा है, कहीं बहुत ज़्यादा है, बल्कि एक तरह से कहूँ तो उसका लोकतांत्रिकरण हुआ है ख़बरों का। आप किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल पे या अखबार पे आश्रित नहीं हैं कि आपको वही खबर देंगे। आप अपनी खबर को कहीं से भी देख सकते हैं, बल्कि जो युवा पीढ़ी है, आपकी पीढ़ी है, वो तो मेरे हिसाब से इंस्टा से न्यूज़ देखते हैं, वो ट्विटर जो कि अब एक्स कहलाता है वहाँ से न्यूज़ देखते हैं, यानी कि वो सोशल मीडिया से न्यूज़ कंज्यूम करते हैं। और न्यूज़ जो ख़बरों को देखने का जो तरीक़ा है वो बदला है। बहुत कम लोग उसको बहुत विस्तार में पढ़ना भी चाहते हैं। अखबार पढ़ने की जो आदत है वो तो ख़त्म हो गई है एक तरह से। कुछ लोग हैं जो उसको अभी भी करते हैं, लेकिन अगर आप देखते भी हैं तो हेडलाइंस देख लेते हैं लोग कि क्या क्या ख़बर है। तो किस तरह से हम कंज्यूम करते हैं ख़बरों को, वो तरीक़ा भी काफ़ी बदल गया है और उसके सोर्स बहुत वेरीड हो गए हैं। कहीं से भी आप अपनी खबर ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक सावधानी बरतने की ज़रूरत, मैं जो सुनते हैं, जो लोग सुनेंगे या देखेंगे, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने सोर्स की विश्वसनीयता का भी ध्यान रखा कीजिए। और इसलिए आप किसी एक सोर्स पे से जो आपको ख़बर मिलती है उस पर एकदम आंख बंद करके यकीन मत किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं देखती हूँ छोटे शहरों में भी गई रिपोर्टिंग के लिए, गांव-गांव में गई, और मैंने ये देखा कि बड़ा ख़तरनाक है और एक टर्म भी बड़ा पॉपुलर हो गया, वो व्हाट्सएप फैक्ट्री। और वो ये कि जो व्हाट्सएप पे चीज़ें आ गई, लोग उसको 100% सच मानने लगे, वैसे के वैसे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टर्म पूरी। तो अब जो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या जो वो फैक्ट्री है, वो बात ये है कि वो ख़बरों को फैलाने का, तभी एक रोक भी लगी कि आप 5 से ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको
फॉरवर्ड करके फैलाते हैं, और इस तरह से आप ख़ास करके ऐसी स्थिति में जब कोई ख़तरनाक स्थिति हो, चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा का माहौल हो, चाहे वो युद्ध का माहौल हो, उसमें आप भ्रम फैलाते हैं लोगों तक, तो वो ख़तरा जो है वो लगातार बना रहता है। तो जब आप अपने न्यूज़ की सोर्स, न्यूज़ कहाँ से कंज्यूम करते हैं, वो आप एक रिस्पॉन्सिबल सोर्स, रिस्पॉन्सिबल अगर आप एक सिटीज़न हैं तो उसको आप 3-4 जगहों से ज़रूर देखा करें कि उसका अलग अलग पहलू है। आपने अपनी पसंद से एक चीज़ देखी और मान लिया कि वही सच है, तो वही सच नहीं होता, एक दूसरा पक्ष भी होता है। तो कम से कम युवाओं को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए एक सोर्स पे। न्यूज़ के जो आपके सोर्सेज हैं वो वेरीड रखिए, ख़ास करके एक ऐसे दौर में जहाँ पर नेता खुद ही अपनी खबरें दे देते हैं। जो इंटरमीडियरी थे मीडिया, वो तो है नहीं अब बीच में। आप अमेरिका से ही शुरू कर लीजिए ना, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी खबरें खुद ही दे देते हैं। ट्विटर क्या, वो अपने ट्रूथ सोशल जो मीडिया है वो उस पर दे देते हैं खबरें। तो मीडिया का रोल ही क्या बचा है उसमें? मीडिया का रोल आकलन का बचा है, उन खबरों को आप तक समझाने का बचा है, उन खबरों के इम्पैक्ट का बचा है कि आप उसको दें। खबर तो मिल गई आपको, तो वो समझना, देखना और एक उस तरह का विवेक अपने में पैदा करना वो बहुत ज़रूरी है। खबरें तो कहीं से भी मिल जा रही हैं। जी बिल्कुल मैम, फेक न्यूज़ जो आजकल बढ़ती जा रही है, लोग बिना वेरीफाई किए फॉरवर्ड्स कर देते हैं और एक ही सोर्स पे से। एक मोबाइल जर्नलिज्म का शायद एक ये भी डिसएडवांटेज है कि कोई भी किसी भी कोने से कुछ भी चीज़ बोल देता है, फिर वो पूरी दुनिया में फैल जाती है और लोग भरोसा कर लेते हैं। मैम, जैसे हिंदी पत्रकारिता शुरू हुई थी तब से लेकर अभी तक हिंदी पत्रकारिता को अंग्रेज़ी पत्रकारिता से अलग देखा जाता था। मतलब शायद वो क्योंकि इंग्लिश ग्लोबल है, इंग्लिश ज़्यादा लोग समझते हैं उसमें, तो क्या आज की तारीख में उसमें कुछ अंतर आया है? कुछ तो ज़रूर बदला है। और ये जो टीवी चैनल्स हैं, 24 आवर न्यूज़ चैनल्स खुले, उन्होंने भी ये बदलाव लाया। क्योंकि आप देखो, हमेशा ये होता है कि जो लोग देखते हैं ज़्यादा उसका बोलबाला होता है। तो जो आपकी जनता है वो तो ज़्यादातर यहाँ पर, अगर ख़ास करके उत्तर भारत में, तो वो क्या देख रही थी? वो हिंदी भाषा, उनकी भाषा हिंदी थी या हिंदुस्तानी थी। और इसलिए टीवी ने हमें ये भी सिखाया कि हम बहुत क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल टीवी में नहीं करते हैं, हम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम ख़राब भाषा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो लोगों तक पहुँचाए हमारे संदेश को। ऐसा ना बोलें हम जो लोग समझे नहीं। तो हिंदी टीवी चैनल्स ने एक ये बहुत अच्छा काम किया है कि वो उसने हिंदुस्तानी की लोकप्रियता जो है वो बढ़ाई है। जो हिंदी टेलीविज़न चैनल से वो अंग्रेज़ी टेलीविज़न चैनल से कहीं ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि जो उनका ऑडियंस बेस है वो बहुत ज़्यादा है। वो फ़र्क हमेशा रहा कि हिंदी को आपने अंग्रेज़ी से कमतर माना। हिंदी बोलने वाले लोगों में वो हीन भावना रही, अगर आप अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं तो आपको कम समझा गया। हिंदी टीवी में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो अंग्रेज़ी, और मैं अपनी मिसाल भी दे सकती हूँ कि ऐसा नहीं था कि मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती थी, वो इत्तेफाक था कि मैं हिंदी न्यूज़ चैनल में आई। और आप अगर अंग्रेज़ी भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं तो आप मिली-जुली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ये आपके लिए एक उससे एक फ़ायदा रहता है। लेकिन जो अब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने उसको अपनी ताकत बनाया कि मुझे नहीं आती है, और आप ये एक बात खुल कर कहें, इसमें क्यों शर्माना की बात नहीं। और आप जब लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे और लोग आपको पसंद करेंगे, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता या आपको कोई कमतर नहीं समझ सकता। ये जो एक फ़र्क था वो सिर्फ लोगों के समझ में ही नहीं था, ये जो पैसे दिए जाते थे अंग्रेज़ी चैनल्स में या अंग्रेज़ी अखबार में और हिंदी पत्रकारिता में, वहाँ भी फ़र्क था और अभी भी है। और उसको पाटना जो है वो अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब जब हम सैलरीज़ की बात करते हैं तो इंग्लिश जर्नलिस्ट आप लेख भी लिखते हैं, तो जो हिंदी अखबार में आपको पैसे मिलते हैं और जो अंग्रेज़ी अखबार में पैसे मिलते हैं उसमें अभी भी फ़र्क है। तो वो जो है, हालांकि ऑडियंस बेस जो है वो टीवी का बड़ा है, तो टीवी ने उस दूरी को पाटने की कोशिश तो की है, लेकिन वो भी सफ़र और चुनौती जो है वो बाकी है। मैम, जैसे आपने कहा था कि स्लैंग टर्म्स का यूज़ होता है, लैंग्वेज बिगड़ती जा रही है, एक ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए। तो अभी यंग जर्नलिस्ट को आप किस तरीके से ये कहना चाहेंगी कि वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकें आने वाले टाइम में? अभी सत्र में किसी ने ये भी कहा ना कि भाषा वो होनी चाहिए जो लोगों को समझ में आए, और जब आप उनकी ज़ुबान में बोलेंगे तो, पर ये जो है वो सही है
अगर आप एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पे अपना यूट्यूब चला रहे हो या आप कोई इन्फ्लुएंसर हो या आपके अपने पॉडकास्ट कर रहे हैं और अगर आपका वो स्टाइल है और वो स्टाइल चलता है कि आप उनकी भाषा, उनकी ज़ुबान में बात कीजिए ताकि आप सीधे लोगों से संवाद कर रहे हैं। और ये किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका संवाद होना चाहिए, आप में और आपकी ऑडियंस में दूरी नहीं होनी चाहिए। और ख़ास करके सोशल मीडिया के दौर में ये फ़र्क, देखिए मैं टीवी से हूँ तो और मैं सोशल मीडिया की पत्रकारिता नहीं करती हूँ अभी तक। हमारा जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया पे भी जाता है, वो अलग बात है। तो टेलीविज़न की पत्रकारिता की जो शैली है और जो सोशल मीडिया की शैली है उसमें फ़र्क है एक बुनियादी। टेलीविज़न की शैली में अभी भी एक तरह से एक औपचारिकता है, लेकिन जो सोशल मीडिया में की जो शैली है वहाँ पर वो थोड़ा और खुलापन है, आपको सीधे संवाद करना है, तो वो फ़र्क है। लेकिन भाषा अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ स्लैंग, जो अगर आप अपने आपका यूट्यूब चल रहा है, जो आप मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में एक यूट्यूब चला रही हैं, भोपाल में कर रही हैं, तो यहाँ की जो लोगों की ज़ुबान है थोड़ा उसको आप मिला के बातचीत करेंगी तो अच्छा है, रिलेटेबल होना चाहिए। लेकिन आप कहीं और कर रही हैं तो वहाँ का कीजिए, ये तो ज़रूरी है। लेकिन आप अगर नेशनल टीवी या नेशनल मीडिया में हैं तो एक ऐसी भाषा जो सबकी समझ में आए। और हम लोगों ने हिंदी पत्रकारिता में टीवी पे ये हमेशा ध्यान रखा है कि हमारी जो हिंदी है वो दक्षिण में जो दर्शक हैं वो भी समझें। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए टीवी की भाषा को थोड़ा आसान रखा गया है, क्योंकि वो आपका जो चैनल है वो नेशनल चैनल है। तो भाषा सरल हो, और सरलता से अपनी बात पहुंचाना ज़्यादा मुश्किल है। हमेशा बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल बहुत सारे लोग कर देते हैं और लोगों के ऊपर एक बौद्धिक आतंक हावी हो जाता है। लेकिन आसान शब्दों में सरलता से अपनी भाषा को लोगों तक पहुंचाएं और अच्छी भाषा में पहुंचाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाषा ख़राब करें, हम उच्चारण ख़राब करें, तो वो दुरुस्त रखेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदा है। आपको लोग याद रखेंगे कि आप अच्छी भाषा बोलती हैं और आपका उच्चारण अच्छा है, बोलने की शैली अच्छी है कि नहीं। थैंक यू सो मच मैम, आपके टाइम के लिए, अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उद्दंड मार्तंड ने 200 साल पहले जो सफ़र शुरू किया था, हिंदी पत्रकारिता जिस प्रकार से शुरू हुई थी, तमाम उतार चढ़ाव पार करते हुए, इमरजेंसी, एआई सब कुछ पार करते हुए आज एक अलग आयाम पे पहुंच चुकी है। यंग जर्नलिस्ट को यही एक चीज़ कही जा सकती है कि वो अपनी भाषा का ध्यान रखें, रिलेटेबल कंटेंट बनाएं, पर भाषा का अपमान ना हो। थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ मैं कार्तिका गोठवाल वीर भारत पॉडकास्ट से आपके विदा लेती हूँ। धन्यवाद।